नमस्कार। हमारी हिंदी कविता विशेष की इस श्रृंखला का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम एक नए कवि के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कवि का नाम है बलदेव राज धीरज और कविता यानी कि इस कविता संग्रह पुस्तिका का नाम है मसीहा की तलाश। इस मसीहा की तलाश नामक पुस्तक में कवि ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिनमें से जो तीसरी कविता है आतंकवाद एक दैत्य। हालांकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि हम इन पे बात करते हैं, इस कविता पर चर्चा करते हैं। तो कविता का शीर्षक है, मैंने आपको बता दिया, पुनः बता देती हूँ, आतंकवाद एक दैत्य। मैं आगे बढ़ती हूँ। चौराहे खामोश हैं, गलियां उदास हैं। चौराहे खामोश हैं, गलियां उदास हैं। चल रही है नफरत की आंधियां। आंगन में निकले हैं सांपों के फन। खेतों में जैसे आया है लाशें उगाने का मौसम, क्योंकि आतंकवाद का दैत्य आ रहा है। फिर से पढ़ती हूँ। चौराहे खामोश हैं, गलियां उदास हैं। चल रही हैं नफरत की आंधियां। आंगन में निकले हैं सांपों के फन। खेतों में जैसे आया है लाशें उगाने का मौसम, क्योंकि आतंकवाद का दैत्य आ रहा है। महकती जिंदगी के उपवन को डस गया है यह दैत्य। गर्म चर्चाएं बांट रही हैं मौत के वारंट। राजा के भंगड़े और हीर की चूड़ियां। राजा के भंगड़े और हीर की चूड़ियां। राजा के भंगड़े और हीर की चूड़ियों की खनखनाहट को मार गया है अधरंग। राजा के भंगड़े और हीर की चूड़ियों की खनखनाहट को मार गया है अधरंग। खिलखिलाते गुलाबी चेहरे आतंक से हैं भयभीत। मानो जानलेवा कैंसर ने उसकी जिंदगी को तारीखों के सरियों में कैद कर दिया है। गीत बुझे झूले भूले। गीत बुझे झूले भूले। सपने हुए हैं जख्मी। धर्मस्थलों में अब भगवान नहीं दैत्य रहते हैं। आदमी तो क्या भगवान पर लगे हैं पुलिस और सेना के पहरे। मोनालिसा की मुस्कुराहट पर पड़ा है डाका। अंगूर सी रसीली जिंदगी इंसानियत के बाजार में बिक रही है, सड़े टमाटरों की तरह बहुत सस्ती। मोनालिसा की मुस्कुराहट पर पड़ा है डाका। अंगूर सी रसीली जिंदगी इंसानियत के बाजार में बिक रही है, सड़े टमाटरों की तरह बहुत सस्ती। गांवों की खुली हवाएं दे रही हैं चौकन्ना। रहने के संदेश लोरियों की रात आज बनी है ईसा की सलीब। धीमी धीमी है बसों और रेलों की चिंघाड़ती आवाज। डरे डरे से हैं बारातियों के नाच और सहनाइयों के साज। उदास है जन्मदिन के गीत। शैतानों की जेब में गिरवी है मन के मीत। सुहाग रात की सेज पर बसेरे हैं नागफनियों के। आतंक का बारूद तरल स्याही बनकर लिख रहा है। अखबारों की प्रथम पृष्ठ की सुर्खियां बारूद की आवाज गूंज रही है देश की आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों पर। देशद्रोहियों ने मेरे भारत को बना दिया है आतंकवाद का पर्यायवाची। देशद्रोहियों ने हमारे भारत को बना दिया है आतंक का पर्यायवाची। मुझे डर है कहीं यह बढ़ता आतंकवाद एक दिन शायद बच्चा होने पर गर्भवती महिला को प्रसव वेदना से चीखने भी ना देगा। मुझे डर है कहीं यह बढ़ता आतंकवाद एक दिन शायद बच्चा होने पर गर्भवती महिला को प्रसव वेदना से चीखने भी ना देगा। तो जैसा कि आपने देखा, इस पूरी कविता में लेखक ने आतंकवाद के बाद जो हालत होती है लोगों की, किस तरीके से लोग पीड़ा और व्यथा का सामना करते हैं, उसका बहुत गहराई से और बहुत ही वेदना के साथ वर्णन किया है। कविता बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। सरल शब्दों में कवि ने अपनी बात को रखा है। मुझे लगता है ये बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी आपको ये कविता। इसके साथ ही एक और कविता पढ़ते हैं इन्हीं कवि की, जिसका शीर्षक है आजीवन कारावास का कैदी। यानी एक कैदी जो कुछ दिन जाता है, सजा काटता है और वापस आ जाता है, वहीं कुछ ऐसे कैदी हैं जो आजीवन सजा भुगतते रहते हैं। हो रही है मौत मेरी यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में। हो रही है मौत मेरी यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में। जीवन के पंखे सूख सूख कर गिर रहे हैं लगातार। चहचहाना भूल गई है मेरी जीभ यहाँ। भूख इतनी इस दुनिया में रोटी भी चुरानी पड़ती है।
दीवार के पीछे पश्चिम में गुफाओं की साए साए में दिन के गीत डूब जाते हैं। रात की कालिमा में कटे हाथों का दर्द सहते हुए पुरानी ताक से रोज माचिस का खोजना आदत बन गया है। रात की कालिमा में कटे हाथों का दर्द सहते हुए पुरानी ताक से रोज माचिस का खोजना आदत बन गया है। बदबूदार शीलन युक्त कारावास में बन गए हैं सच्चे मित्र। भीतर की काली छिपकलियां कलरव करते भोर के पक्षी और सूरज का उजाला। यानी जो कारावास का ये कैद खाना है, इसमें कौन कौन मित्र बन गए सच्चे मित्र? भीतर की काली छिपकलियां कलरव करते भोर के पक्षी और सूरज का उजाला ही अब मित्र रह गए हैं। आत्मा पर चिपक गई है पुरानी दीमक, आत्मा पर चिपक गई है पुरानी दीमक, मृत्यु के चैम्बर में फंसी जीवन की छोटी सी गेंद। कारावास की दीवार पर रास्ता तलाशते चींटियों के झुंड में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। कारावास की दीवार पर रास्ता तलाशते हुए चींटियों के झुंड में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। नुकीले पथरीले मार्गों पर उनका बढ़ता जुलूस हवा की गोलियों से यकायक तहस नहस हो जाता है। नुकीले पथरीले मार्गों पर उनका बढ़ता जुलूस हवा की गोलियों से यकायक तहस नहस हो जाता है। यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं कि भाई एक कैदी जो आजीवन कारावास में, इसके दो अर्थ ले सकते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल रूप से आप देख सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है जो कारावास में है और उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसी परिस्थितियां झेल रहा है हर दिन और क्या क्या महसूस कर रहा है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन तो बाहर जी रहा है, भले कहता है कि मैं आज़ादी का जीवन जी रहा हूँ, पर वास्तव में वो बहुत गुलाम है। वह भीतरी गुलाम है, अपनी परिस्थितियों का गुलाम है, अपनी कंडीशंस का गुलाम है, अपनी मान्यताओं और डरों का गुलाम है। हर दिन उसी चक्की में पिस रहा है, उसी चक्की में बार बार लगातार पिस रहा है, पर ना तो वो प्रतिरोध कर पा रहा है, ना तो डटकर खड़े हो पा रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति का भी वर्णन हो सकता है और उस व्यक्ति का भी हो सकता है जो कि कारावास में है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग अगर कविता का अर्थ समझना चाहते हैं तो एक बार दोनों अर्थ को लेकर देखिएगा कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है और ये होमवर्क भी होगा। मैं ये कविता डाल भी दूंगी बगल में, आप जब भी इसे देखेंगे तो एक बार इन दोनों अर्थों को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा अर्थ आपको ज़्यादा बेहतरीन लगा या फिर दोनों ही सही लगे या कौन ज़्यादा सटीक बैठा आपके जीवन के लिए। तो आज के लिए इन्हीं दो कविताओं की ही यात्रा हम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।